इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए आप 4 ब्लॉक दिखाए गए हैं, 4 इंक्लाइन प्लेन अलग अलग, और हर एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना। ब्लॉक है यहाँ पे 10 kg का, यहाँ पे 20 kg, यहाँ पे 30 kg, यहाँ पे 40 kg। म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1, इस केस में 1/2√3, इस वाले केस में 4/5, इस वाले केस में 1/2, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिए हुए 45 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री और 45 डिग्री। ये पूछा है कि किस केस में ब्लॉक इंपेंडिंग रेस्ट में है, ठीक है। ये ए है मान लो, सपोज ये बी है, ये सी है, और ये वाला डी वाला केस है। ये इंपेंडिंग रेस्ट का मतलब क्या होता है कि चलने की कगार पे होना। द ब्लॉक इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग, चलने की कगार पे होना, दैट इज द इंपेंडिंग रेस्ट, ठीक है ना। एक होता है कंफर्टेबल रेस्ट। कंफर्टेबल रेस्ट अलग है कि वो चल तो नहीं रहा, फ्रिक्शन फोर्स पे लग रहा है बट वो चल नहीं रहा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि चलने की कगार पे है। इंपेंडिंग रेस्ट में तो क्या होता है कि मतलब वो बिल्कुल जैसे तैसे करके बस अटका हुआ है वहाँ पे, अगर 0.001 न्यूटन और लगा दिया तो वो चल ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है, समझ आ रही है बात आपको। रेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, कंफर्टेबल रेस्ट और इंपेंडिंग रेस्ट, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा सा फर्क फिर से बता दे रहा हूँ आपको दोनों में क्या है, कि जैसे कि यहाँ पे सपोज दोनों ही केस में एफ एस मैक्स की वैल्यू 40 है, सपोज दोनों ही केस में एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है, मान लो 40, इस केस में भी और इस केस में भी। इस पे तो आपने लगाया सपोज 20 न्यूटन और इस केस में लगाया आपने 40 न्यूटन। फ्रिक्शन इस केस में भी एफ एस मैक्स 40 लग सकता है, इस केस में भी एफ एस मैक्स 40 लग सकता है, बट इस केस में बताइए, इस केस में कितना लगेगा, इसमें 20 लगेगा इसको रोके रखने के लिए, और यहाँ इसको रोकने के लिए कितना लगेगा, यहाँ पे जितना लग सकता था उतना लग गया। अब अगर ये 40 से हल्का सा भी अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो ये वाला ब्लॉक चल पड़ेगा। रेस्ट में ये भी है और ये भी है, बट ये वाला तो है इंपेंडिंग रेस्ट में और ये वाला है कंफर्टेबल रेस्ट में। इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन तो है बट मोशन नहीं हो रही, इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन तो है बट इसमें मोशन नहीं हो रही। और इसके अंदर बताओ मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ मोशन है और मोशन हो ही नहीं रही, इसमें भी नहीं हो रही मोशन तो दोनों में नहीं हो रही, बट इसमें टेंडेंसी, इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी, इससे ज़्यादा में तो फिर और भी अगर टेंडेंसी आएगी तो चल ही पड़ेगा फिर, अगर इसने हल्का सा भी एफर्ट कर दिया तो। आ रही है बात समझ में आपको, कोई डाउट है किसी के मन में? अब ये पूछा कि इंपेंडिंग रेस्ट किस केस में है, इसके लिए आप एक ना एक रिजल्ट, एक तो ये वाली बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब एक दूसरी बात सुन लो कि इसके लिए कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है कि आप है ना इस केस में टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू ई तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, एक्सेलरेट करेगा। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर इक्वल टू म्यू हुई तो ये किस में रहेगा, इंपेंडिंग रेस्ट में रहेगा, इंपेंडिंग रेस्ट में। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू लेस देन म्यू हुई तो ये कंफर्टेबल रेस्ट में। कोई कंडीशन होती है, मैं ये कहाँ से आई कंडीशन अभी समझा देंगे इसको पहले, बट ये वाली कंडीशन है इंपेंडिंग रेस्ट की, और ये वाली बेसिकली कंडीशन कैसे आई मैं आपको भी बता दूंगा। ये वाली कंडीशन कैसे है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू म्यू, बस आप यानी ये वाला क्वेश्चन देखते ही बता दोगे आप कि कौन सा इंपेंडिंग रेस्ट में है। हम लोग एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर ये वाली जो कंडीशन है इसको प्रूव कर लेंगे हम लोग। पहले इसको ना अप्लाई करना सीख लेते हैं। याद रखिए किसी भी अगर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और ये चेक करना है कि वो इंपेंडिंग रेस्ट में है कि नहीं है, तो ये चेक करने के लिए चेक कर लिया करो बस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू म्यू है कि नहीं है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ किसके लिए थी, ये चीज़ थी, इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ब्लॉक नीचे आ जाएगा, और इस केस में क्या होगा, कंफर्टेबल रेस्ट हो जाएगा, इस केस में कंफर्टेबल रेस्ट होगा। एक तो ये वाली बात याद रखो, इनकी जो मतलब वजह क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में, ये कहाँ से आए तीनों, बट अभी तो ना इसकी वजह भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इसका ना पहले रिजल्ट याद कर लो और इसे क्वेश्चन सोल्व कर लो। ये बताओ पहले ए वाला पार्ट सोल्व करते हैं, चलो ठीक है ना, पहले ए वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें टेंजेंट 45 कितना हो जाएगा बताओ, 1, टेंजेंट 45 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा यार, और म्यू की वैल्यू भी कितनी यहाँ पे 1 है, दोनों बराबर हो गए। तो टेंजेंट थीटा और म्यू बताइए बराबर हो गए कि नहीं हो गए पहले वाले केस में? अगर ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब ये किसमें है ब्लॉक, इंपेंडिंग रेस्ट में। तो पहले वाला केस तो है इंपेंडिंग रेस्ट का, पहले वाला जो केस है ना यहाँ पे ना टेन थीटा इक्वल टू म्यू बन रहा है पहले वाले केस में, तो ये वाला केस तो इंपेंडिंग रेस्ट का है भाई, ये तो इंपेंडिंग रेस्ट का केस है। चलो दूसरे केस की बात करते हैं, बी। इसमें बताओ टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट 30 डिग्री 1 बाय, और म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2√3 है, तो बड़ा कौन सा है इसमें से? अरे टेंजेंट 30 बड़ा है यार, बराबर तो है नहीं, अगर बराबर नहीं है तो ये इंपेंडिंग रेस्ट का केस नहीं है, ये तो आंसर नहीं है हमारा, ये इंपेंडिंग रेस्ट में नहीं है। इस केस में वैसे क्या होगा बताइए, इसमें एक्सेलरेशन होगा क्या, टेंजेंट थीटा बड़ा है ना म्यू से,
इस केस में टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन क्या है, थीटा बड़ा तो टेंजेंट थीटा बड़ा, टेंजेंट थीटा बड़ा इसका मतलब थीटा बड़ा, यानी कि इंक्लिनेशन कुछ ज्यादा ही है। सोचिए आप, अगर इसके अंदर ये जैसे ओरिजेंटल प्लेन है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, इसको मैं अगर थोड़ा सा ही उठाऊं तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, थोड़ा सा उठाया तो नहीं चलेगा ना। यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू जब कम हो म्यू से, अभी नहीं चल रहा हूं तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू म्यू से कम है, थीटा बढ़ा रहा हूं, देखो ये ओरिजेंटल लाइन की थीटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी इंपेंडिंग रेस्ट आया कि नहीं आया, बताओ, बढ़ा, कहाँ इंपेंडिंग रेस्ट कहाँ आया था, आया नहीं था, अब आ गया, लो कहाँ आया, हाँ बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था, वही था इंपेंडिंग रेस्ट। और वहां पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर थी, और जब मैंने टेंजेंट थीटा को और भी बढ़ा दिया, टेंजेंट थीटा को जब मैंने म्यू से बड़ा कर दिया तो ब्लॉक चल पड़ा। जब टेंजेंट थीटा म्यू से छोटा होगा तो कंफर्टेबल रेस्ट होगा, जब टेंजेंट थीटा म्यू के बराबर होगा तो इंपेंडिंग रेस्ट होगा, और टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन म्यू तो ब्लॉक चलेगा। इस केस के अंदर टेंजेंट थीटा बड़ा है, म्यू छोटा है, ये चलेगा। इस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा, लिख लो आप, इस केस में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ए और बी पार्ट तो समझ आ गया आपको, अब सी और डी पार्ट समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। सी और डी पार्ट, सी ऑप्शन के अंदर, सी ऑप्शन में पहले तो टेंजेंट 37 निकाल लिया करो। टेंजेंट 37 कितना आएगा बताइए आप, ये 3/4 आएगा। साइन 37 होता है 3/5, टेंजेंट 37 क्या होता है 3/4, ये बात याद कर लो। 3/4 का मतलब पता है क्या होता है, और म्यू की वैल्यू कितनी है 4/5। अब इसमें कंपैरिजन नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसमें कंपैरिजन कैसे करें भाई, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये छोटी क्लास में सिखाया जाता था ये तो। या फिर आप एक काम करो, इसे कंपैरिजन कैसे करें वैसे बताओ, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देख लो आप, सेम डिनोमिनेटर सेम कर लो, आपको तरीका हो जाता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करो आप, नहीं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने में होगा ही नहीं, इसको तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं। 4/4 1 हो गया, ये भी 5/5 1 हो गया, ये आ गया 15/20, और ये आ गया बताइए 16/20। देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, और न्यूमरेटर इसका बड़ा, वही वैल्यू बड़ी है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, म्यू बड़ा है भाई, थोड़ा सा म्यू थोड़ा सा बड़ा है इसमें। टेंजेंट थीटा छोटा रहेगा इस केस के अंदर, थीटा छोटा तो टेंजेंट थीटा छोटा, और टेंजेंट थीटा छोटा मतलब जितनी जरूरत है उससे भी छोटा ही टेंजेंट थीटा, तो ये कंफर्टेबल रेस्ट में होगा, इंपेंडिंग रेस्ट भी नहीं होगा। हाँ जी, क्या आएगा इसके अंदर, ये कंफर्टेबल रेस्ट आएगा भाई, इसमें कंफर्टेबल रेस्ट होएगा। डी केस, डी वाला केस, इसमें बताइए क्या होना चाहिए, टेंजेंट 45 कितना होता है बताओ 1, और म्यू की वैल्यू कितनी है, ये टेंजेंट थीटा बड़ा है इस केस में म्यू से, टेंजेंट थीटा म्यू से बड़ा है, तो थीटा जब इतना बड़ा हो गया अगर, तो एक्सेलरेट करेगा ये, तो क्या करेगा यहाँ पर, ये एक्सेलरेट करेगा। अब एक्सेलरेशन किस किस केस में होता है ये बताओ आप, एक तो बी वाले केस में एक्सेलरेशन है, और एक डी वाले केस में, ठीक है। एक तो इस केस में एक्सेलरेशन है, और एक डी वाले केस में एक्सेलरेशन है, और इस केस में क्या बताइए इंपेंडिंग रेस्ट है, और इस केस में बताइए कंफर्टेबल रेस्ट है। अच्छा अब सुनो, आप देखते ही बता दोगे ना वैसे तो क्वेश्चन को, कि इसके अंदर जो है ना म्यू मतलब इसके अंदर कंफर्टेबल रेस्ट है या इंपेंडिंग रेस्ट है, या फिर वो मतलब एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन हो तो उसे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर ब्लॉक है और तो एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। उसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना होता है, अगर एक्सेलरेशन हुआ तो, इस केस में अगर एक्सेलरेशन हुआ तो कितना होगा बताइए, जी साइन थीटा माइनस में म्यू जी कोस थीटा। ये बेसिक पॉइंट है, याद कर लो आप, अभी प्रूव कर देंगे कैसे है। एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, ये होगा एक्सेलरेशन, यानी कि म्यू जी और थीटा की जरूरत है बस अपने को, जी की वैल्यू 10 है, म्यू और थीटा की जरूरत होती है बस। अगर बी वाले केस में अगर ये पूछ लेता कि एक्सेलरेशन बताओ, तो बताइए कितना होगा बी वाले केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू, जी साइन थीटा यानी कि जी साइन 30 माइनस में म्यू की वैल्यू कितनी है बताइए 1/2√3,
जी की वैल्यू मतलब जी देखो cos थीटा cos 30 कितना होता है यहाँ पे cos 30 √3/2 होता है। सॉल्व कर लो यार, जी की वैल्यू 10 पुट कर दो 5 बनेगा, माइनस में √3 से √3 गया, ये 10 है, 10/4 कितना बनेगा 10/4 2.5 बनेगा। तो एक्सेलरेशन नीचे 2.5 देखो सीधा आ गया आपके पास, एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। और एक डी वाले केस के अंदर इस केस में एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे बताइए, जी साइन थीटा ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। हाँ जी, डी वाले केस में एक्सेलरेशन बताना कितना आएगा, डी वाले केस के अंदर एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। हाँ जी, ये रिजल्ट याद हो गया ना आपको। अरे अगर एक्सेलरेशन हो तो कितना होगा एक्सेलरेशन बताओ, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये रिजल्ट कहाँ से आया अभी बता देंगे आपको। ये यहाँ पे जी साइन थीटा यानी कि जी साइन 30 की वैल्यू 1/sin45 है, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है इसमें 1/2, जी की वैल्यू 10, cos 45 कितना होता है यहाँ पे, ये cos 45 ये बनेगा 10/√2 माइनस ये बनेगा 5/√2, तो 5/√2 का एक्सेलरेशन आएगा। आंसर इज 5/√2। डी वाले केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो। बात समझ में आएगी नहीं आई ये बताओ आप।